हामिद मीर साहब और मुनीफ फारूक साहब मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, आपको लग रहा है कि कोई ना कोई क्लियर डायरेक्शन है जिसकी तरफ मुल्क जा रहा है, या फिर मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम की हम तरफ जा रहे हैं? इमरान खान साहब परवेज इलाही और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के जरिए असेंबली डिसॉल्व करा के मजबूर करेंगे, या फिर ये दोनों हुकूमतें भी रखेंगे और जो फवाद चौधरी साहब इंदिया दे रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहादियों से बात करके सदर के जरिए एतमाद का वोट लेने का कहेंगे और मरकजी हुकूमत गिरा देंगे, क्या होने जा रहा है? देखिए, ये तो मैं आपको बड़ी एश्योरेंस के साथ बात कर सकता हूं कि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो फवाद चौधरी साहब की तो बात नहीं सुनेंगे, इसलिए कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो 3.5 पौने 4 साल हुकूमत में रहे और हुकूमत के इत्तेहादी जो है वो इमरान खान साहब को भी देख चुके हैं और फवाद चौधरी साहब को भी दे चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो इत्तेहादी हैं ये इनको इमरान खान से तोड़ के शहबाज शरीफ के साथ आसिफ जरदारी साहब लेके आए। तो ये आसिफ जरदारी साहब जब इन इत्तेहादियों को छोड़ देंगे तो शायद ये इत्तेहादी जो हैं ये चले जाएं, लेकिन जब तक फवाद चौधरी साहब कोशिश करेंगे और इमरान खान साहब कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है ये इत्तेहादी उनकी तरफ वापस नहीं जाएंगे। ये बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अब ये एक सवाल पैदा होता है कि अब अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया है, तो अब आगे क्या होगा? तो मेरा तो यही ख्याल है कि इमरान खान साहब क्योंकि बार बार ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जो है वो फौरी तौर पे एक नया इलेक्शन है, और आपने सुन लिया कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया है। शाहिद हकान अब्बासी साहब की भी आपने गुफ्तगू सुन ली। तो वो तो फिलहाल जो है ना तो असेंबली तोड़ने के लिए तैयार है, ना ही फौरी तौर पर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। तो इस सूरत हाल में अब इमरान खान साहब जो है उन पर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी, क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल नया इलेक्शन है, और वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि अब इलेक्शन जो है वही आखिरी रास्ता बचा है पाकिस्तान को बुरहान से निकालने का। अब उनको मुतालबा जो करना है वो इमरान खान से करना है कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के हुक्मरान है, वो खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान है। तो अब उनको चाहिए कि इन 2 सूबों में अपनी हुकूमत तोड़ें, तो उसके बाद फिर जो कौमी असम्बली है फिर उस पर तो उसको तो बरकरार रखने का जवाब ही नहीं रहेगा। फिर तो आपको और मुझे भी कहना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब के जनाब खुदा के लिए आप इसको भी आप तोड़ दें और नया इलेक्शन करवाएं। तो अब जो खजाने की चाबी है ना वो इमरान खान साहब के पास है। अब शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब अब इन पर ज्यादा बोझ नहीं है, अब इन पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है। अब अगर जिसने भी इलेक्शन करवाना है पाकिस्तान में, सॉफ्ट इंटरवेंशन करवानी है, हार्ड इंटरवेंशन करवानी है, जिस किसी ने भी ये काम करना है उसको इमरान खान से करवाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इमरान खान साहब अगर राजी हो जाते हैं कि हाँ जी मैं पंजाब की असम्बली भी तोड़वाऊंगा और मैं खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तोड़वाऊंगा, तो क्या उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब इमरान खान की बात सुनेंगे और उनके कहने पर फौरन असम्बली तोड़ेंगे? वैसे तो वो कह चुके हैं हमें कि मैं तो 2 सेकंड नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। और मुझे लगता ही है कि ये तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है वो इजलास करेगी, फिर वो चौधरी शुजात साहब के साथ वो करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, और चौधरी परवेज इलाही के साथ सलाह मशवरा करेंगे, और चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ सलाह मशवरे के बाद वो रास्ता निकालेंगे। तो इतना आसान नहीं है, अभी इसमें कुछ दिन लगेंगे। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ जो है वो आपस में सलाह मशवरे से अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएगी, और हुक्मरान इत्तेहाद जो है इस्लामाबाद का हुक्मरान इत्तेहाद है वो अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएगा। तो इतना आसान नहीं है। मैं तो फिर भी यही तवक्को करता हूं, क्योंकि मेरी जिन लोगों से बातचीत हुई है कल और आज दोनों तरफ के, तो उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि हम आपस में बातचीत से कोई रास्ता निकालें, क्योंकि अगर इमरान खान साहब ने भी इलेक्शन का रास्ता हमवार करना है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक नया इलेक्शन हो, तो वो अपने तौर पे सिर्फ 2 सूबाई हुकूमतों के बलबूते पर वो ये काम नहीं करवा सकते। उसके लिए उनको फेडरल गवर्नमेंट के साथ वफाकी हुकूमत के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, और उससे पहले वो खुद कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तब्दील करो और भी बहुत से मामला करो। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अगर आपने तब्दील करना है तो उसके लिए फिर आपको फेडरल गवर्नमेंट के साथ मामला करने पड़ेंगे ना, बातचीत करनी पड़ेगी। तो बातचीत का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। आपने इस साल इलेक्शन करवाना है फिर भी आपको बातचीत करनी पड़ेगी। अगर आपने फरवरी या मार्च
2023 में इलेक्शन करवाना है तो फिर भी आपको बातचीत करनी पड़ेगी। और सब ये, और आपने जो आसिफ जरदारी साहब के हवाले से बात की कि अगर इत्तेहादी को वो कहें तो शायद इधर उधर हो जाए, मैं क्योंकि जरदारी साहब की अपनी मुलाकातों के हवाले से कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही है, मैं उस पर भी बात करूंगा। बट पहले मुनीब, आप क्या समझ रहे हैं कि वाकई जो एक दबाव नून लीग और इत्तेहादियों पर था, उस दबाव को अब शेयर करेंगे इमरान खान भी नए इलेक्शन के लिए, या सारे कार्ड चले गए इमरान खान साहब के पास, एक ऐसी हुकूमत रह गई है शहबाज शरीफ साहब की जिसके पास कोई ताकत नहीं है और इमरान खान साहब के रहमो करम पर है? अब देखिए, इमरान खान साहब को यकीनी तौर पर आज एक बहुत बड़ी जीत मिली है। और पंजाब के अंदर अगर आप हुकूमत कर रहे हैं और जब आपकी एक और सूबे में भी हुकूमत है और उस सूबे में 2/3 अक्सरियत उनके पास है, यहाँ पर उनकी एक बड़ी अब तगड़ी हुकूमत मौजूद होगी, गो के उनके खिलाफ एक तगड़ी अपोजिशन भी मौजूद होगी। लेकिन जब परवेज इलाही साहब जैसी शख्सियत वज़ीर आला पंजाब होगा तो परवेज इलाही साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, मामलात को भी समझते हैं, लोगों को भी जोड़ते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इमरान खान साहब के नॉमिनी चौधरी परवेज इलाही साहब, अगर उन्हें पंजाब में अगर ये हुकूमत इसी तरह चलती है तो इमरान खान साहब का मुझे लॉजिकली लगता नहीं कि वो कोई असेंबली वगैरह भी तोड़ने जा रहे हैं, ना खैबर पख्तूनख्वा की ना पंजाब की। वो इसलिए कि इमरान खान साहब के पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ना सिर्फ वो पंजाब में अपनी जो मेंबर्स हैं उनको राजी करें, उनको तगड़ा करें, डेवलपमेंट फंड्स दें, परवेज इलाही साहब अपनी जमात को तगड़ा करें और आने वाले दिनों के लिए, अगले इलेक्शन के लिए खुद को तैयार करें। इसलिए क्योंकि जाहिर बात है सियासत जोड़ तोड़ का नाम है। परवेज इलाही साहब का स्टेक 10 सीटों का है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 176 मेंबर्स हैं। जाहिर बात है उन्होंने उनको भी राजी रखना है, खुश रखना है और इमरान खान साहब के हिसाब से भी पंजाब को चलाना है। लेकिन परवेज इलाही साहब की जो एक गवर्नेंस है वो एक पहला मॉडल मौजूद है 2002 से 2007 तक का, और वो एक सक्सेसफुल मॉडल उनकी नज़र में रहा। जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो चीज़ तंग करती रही पंजाब के अंदर वो यही थी कि पंजाब के अंदर गवर्नेंस बड़ी कमज़ोर है। उस्मान बुज़दार साहब पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही, लेकिन परवेज इलाही साहब वो तनकीद अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो भी मौजूद है। जिस तरह मैंने कहा सियासी तौर पर बड़े एस्ट्यूट हैं, किसी को नाराज़ नहीं करते, लोगों को राज़ी रखते हैं, उनका काम भी यही है, तरीकाकार भी यही है, मिट्टी पाओ पॉलिसी है कि इतनी ज़्यादा मुखालफतें भी नहीं पालते। तो इमरान खान साहब को वो सियासी तौर पर तो बेनिफिट करेंगे ही, अपनी जमात को भी करेंगे। और इमरान खान साहब इस वक्त सियासी तौर पर बहुत मजबूत हो गए और ये शाहज़ेब खानज़ादा साहब कोई ये एक आम बात नहीं है। यानी इक़्तिदार में निकलने के बाद जो उनकी पोजीशन थी उस रात, उसके बाद से अगर देखा जाए तो इतना टाइम नहीं लगा जब टेबल्स टर्न हो गए हैं और इमरान खान साहब इस वक्त सियासी तौर पर एक बड़ी मजबूत पोजीशन में है। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो इस वक्त उनको सूट ही नहीं करता, अगर सूट करे भी वो नहीं चाहेंगे कि फौरी तौर पर इलेक्शन में जाए, बल्कि वो ये चाहेंगे कि वफाक के अंदर मौजूद जो ये हुकूमत है इसको मजीद चैलेंज दें, इसके साथ एक हॉस्टाइल ट्रीटमेंट रखें, इनको जगह जगह पर इनके लिए मसाइल पैदा करें। पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून है उसके लिए मसाइल पैदा करें, जो इमरान खान साहब का एक तरीकाकार रहा है वो ये मुकम्मल तौर पर करेंगे। कम से कम पंजाब की हद तक वो जरूर तंग करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी और पीपल्स पार्टी को भी। और हामिद मीर साहब, जरदारी साहब क्या सोच रहे हैं? वो दुबई क्या गए, फिर अचानक अफवाहें शुरू हो गई कि उनकी भी मुलाकातें हो रही हैं, फिर ये खबरें भी कि कहीं ना कहीं इत्तेहादी हुकूमत पर दबाव है कि अक्टूबर में इलेक्शन कराए जाएं, नून लीग नहीं मान रही तो जरदारी साहब के जरिए या उन पर भी अब ये उनसे बात की जा रही है कि अक्टूबर में इलेक्शन के लिए मनाया जाए। किस हद तक सदाकत है इन बातों में? देखिए, मुझे समझ नहीं आती कि कौन उनसे बात करेगा, कौन बात करेगा उनसे इलेक्शन के लिए, क्योंकि वो तो खुद जो है जब कुछ हफ्ते पहले शहबाज शरीफ साहब जो है लंदन गए थे और वापस आके तो उन पे बहुत दबाव था कि आप असेंबली तोड़ के इलेक्शन का ऐलान करें। तो जिन लोगों ने उनको इलेक्शन से रोका था, असेंबली तोड़ने से रोका था, उसमें सबसे आगे आगे आसिफ जरदारी साहब थे। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि भाई आपको जो है वो आपकी पार्टी ने नहीं बनाया प्राइम मिनिस्टर, हमने बनाया। और मौलाना फजलुर रहमान और बाकी सारे इत्तेहादी उनके साथ गए। तो आसिफ जरदारी साहब दुबई में है, आज देखें, आज 26 जुलाई है और शाहज़ेब खानज़ादा साहब, आपको पता ही होगा कि 26 जुलाई है, वो आसिफ जरदारी साहब की सालगिरह का दिन है, आज उनकी बर्थडे है। और उन्होंने अपनी पहली बर्थडे जो है वो अपने नवासे के साथ मनाई है। और इत्तेफाक से जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया रात को तकरीबन 8:45 बजे के करीब, तो उसके बाद जाहिर बात है ये एक सवाल था कि अब जो हुक्मरान इत्तेहाद है इसकी क्या स्ट्रेटजी होगी। तो हमें पता था कि मरियम नवाज शरीफ, वो मरियम औरंगजेब साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। तो आसिफ जरदारी साहब के बारे में बहुत सी अफवाहें गर्दिश करी थी, तो उनसे भी बातचीत हुई। तो मुझे तो उनसे गुफ्तगू में कोई ऐसा तासुर नहीं मिला कि वो नए इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि वो क्योंकि वो प्राइवेट सी गुफ्तगू थी, मुझे तो यही लग रहा था कि वो
अभी भी आएंगे, लैंड करेंगे, हो सकता है सीधे लाहौर ही लैंड करें, और अगर वो सीधे लाहौर ही आ गए तो फिर आप खुद ही सोच लें फिर वो क्या करेंगे वहां आके। और मुनीर फारूक साहब, ये इस फैसले के बाद जब जजमेंट आपने देखी है, कितना कानूनी रास्ता मौजूद है पार्टी हेड के सरबराह के तौर पर, जो शुरात के पास कितना पावर मौजूद है कि कल को अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहा जाए परवेज इलाही साहब को, या फिर नो कॉन्फिडेंस मूव की जाए, तो उनके पास कोई इख्तियार है, कोई खतरा है जब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम इन्हें भी चलने नहीं देंगे? देखिए शाहजेब साहब, एक चीज़ जो आज बड़ी गलत हुई, और मैंने शाम में कहा भी कि ये फैसला, जारी बात है सियासी जमातें, इनका अपना तरीक़ाकार है, इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, ठीक है, हर कोई समेत मैं भी ये समझता था कि एक फेयर डिमांड है कि ये तासुर ज़ायल हो जाता अगर फुल कोर्ट बन जाता, फैसला बेशक यही आता, लेकिन शायद उसकी जो नोक पलक है वो बेहतर होती, उसके अंदर ज़्यादा जुडिशल विजडम एग्जिबिट होती। लेकिन इशू ये है कि जब इनके वकला ने बॉयकॉट कर दिया, और वो बड़े लायक वकला हैं सारे के सारे, अच्छा आर्ग्यू करने वाले, जब उन्होंने बॉयकॉट कर दिया तो जो एक इंप्रेशन आना चाहिए था एक फेयरनेस का इस जजमेंट के अंदर, एक तो वो नहीं आ रहा, दूसरा इस जजमेंट के अंदर शॉर्ट ऑर्डर है, वो बैलेंस आपको नजर नहीं आया, वो सिरे से आउट है। जब आप देखते हैं, और क्योंकि जाहिर बात है जो रिटर्न आर्ग्यूमेंट होते हैं बगैर प्लीड किए, अगर अदालत उनको देखती है और जो अपोजिट काउंसिल है उससे उनके हवाले से सवाल जवाब करती है, तो वो फिर आप सवाल भी खुद कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट जवाब भी आप खुद ही दे रहे होते हैं, तो वो फेयरनेस फिर आपके फैसले के अंदर नजर नहीं आती, वो बैलेंस आपको फैसले के अंदर नजर नहीं आता। इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर मैं समझता हूं अगर वकला मौजूद होते तो अच्छा आर्ग्यूएबल केस था। मैं दोबारा कह रहा हूं कि हो सकता है फैसला यही आता, लेकिन शायद उसका रुख बेहतर होता, उसके अंदर रीजनिंग बेहतर होती, या कम से कम इस शॉर्ट ऑर्डर की जो नौयत है या इसका जो शक्ल है वो बेहतर होती। अभी तो अगर इस शॉर्ट ऑर्डर को मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता कि चौधरी शुजात साहब के पास कोई अथॉरिटी इस हवाले से रह जाती है, क्योंकि 63A के हवाले से वो सिर्फ इलेक्शन नहीं है, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से भी है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से भी है। जाहिर बात है जब आप इतनी इस तरह की इंटरप्रिटेशन कर देंगे, इसका डिटेल्ड फैसला भी आ जाएगा, क्योंकि यकीनी तौर पर इसी की एक्सटेंशन होगी, तो बहुत नैरो डाउन कर दिया गया है इस फैसले के बाद पार्टी हेड की ताकत को और उसके जो किरदार है उसको, जिसके ऊपर तमाम जो मुल्क के बड़े कानूनदान हैं उनकी ये राय थी कि इसको बड़ा संजीदगी से देखना चाहिए, लिटरल इंटरप्रिटेशन की तरफ अदालत को नहीं जाना चाहिए था, इसकी शायद बेहतर तशरीह की जा सकती थी, या कम से कम इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग, अगर अदालत को तशरीह के लफ्ज से चिढ़ थी मौजूद जज साहिबान को कि तशरीह हम कर चुके हैं, तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके अंदर ज्यादा जुडिशल विजडम ऐड की जा सकती थी, लेकिन वो मौजूद जज साहिबान ने मुनासिब नहीं समझा, और चीफ जस्टिस साहब ने खुद इस फैसले में लिखा है, उन्होंने तहरीर किया है कि वो इस बात से कन्विंस नहीं है और उन्होंने इसको टर्न डाउन कर दिया। अब ये मैं बसद एहतराम यही कह सकता हूं कि कम से कम मुझे लगता है कि ये फेयरनेस के टच स्टोन्स के ऊपर नहीं आता कि आपसे एक डिमांड की जाए और आपके ऊपर एक किस्म का अदम एतमाद भी किया जाए, और फिर आप ये हुक्म फरमा दें कि नहीं हम इससे कन्विंस नहीं हुए कि आपको फुल कोर्ट क्यों चाहिए, क्योंकि ये तो तशरीह का मसला ही नहीं, ये तो आपकी समझ का मसला था, आपको समझ नहीं आया। जिन नज़ीरों की बात की गई कि जी फलाना प्रेसिडेंट है, फलाना प्रेसिडेंट है, बड़ा स्वीटली उन्होंने लिख दिया कि फलाना तो अट्रैक्ट नहीं करता, फलाना हम पर बाइंडिंग नहीं है, और इसकी तो रेलेवेंस ही कोई नहीं है। तो फिर अदालत के सामने, और उसकी वजह बनी जो मैंने आपको अर्ज की है कि अगर ये वकला खड़े होते तो कम से कम ये बोलते कि हुजूर वाला इसकी रेलेवेंस यहां बनती है। एक वकील ने भी, क्योंकि वो खड़े नहीं हुए आज, बोला नहीं, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं जिक्र ही नहीं है, यानी आर्टिकल 63A के फैसले के ऊपर के बाद आज अगर कोई एक मौका था तो उसको फेयरनेस दी जा सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने डिसाइड किया कि हमने बॉयकॉट करना है। इज द डिसीजन देन। बहुत शुक्रिया, रजी गुफ्तगू आपने सुनी।